हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि लुओ फेंग डिसाइड कर लेता है कि अब वो जल्द से जल्द यहाँ पर बाय करेगा उन क्रॉप्स को। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा अपने गार्ड्स के साथ यहाँ पर एंटर हो चुका होता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि लुओ फेंग यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है उसी बंदे का। वैसे तो वो यहाँ पर देखने में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सा नज़र आ रहा था, तभी हमें पता चलता है कि इसका नाम ड्रैगन ब्लड किंग है, जो कि कह रहा होता है कि वो मूरोंग स्टार माउंटेन से आया हुआ है और साथ ही वो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन को भी होल्ड करता है। लुओ फेंग उसके आते ही उठकर खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि ड्रैगन ब्लड किंग आप यहाँ पर आ गए। तभी वो यहाँ पर कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल लुओ फेंग, इंडीड तुम एक जीनियस हो। और यहाँ पर लुओ फेंग से बातचीत काफ़ी अच्छे से कर रहा होता है। वो कह रहा था कि वैसे आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन हो लुओ फेंग, और कह रहा होता है कि वाकई में आपका टैलेंट बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर ये दोनों बैठ जाते हैं। लुओ फेंग यहाँ पर बैठा हुआ था तो वो उससे कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि आप जर्क क्रॉप्स को बाय करने के बारे में सोच रहे हो, है ना? फिर पूछता है कि बताइए कि आपको कितने चाहिए ये, और ये टॉप लेवल के मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। लुओ फेंग उससे कहने लग जाता है कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ज़र्क की ज़रूरत है, एटलीस्ट मुझे 10 मिलियन ज़र्क चाहिए। ये सुनने के बाद तो वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कह रहा होता है कि क्या आपको 10 मिलियन की ज़रूरत है? फिर वो यहाँ पर काफ़ी हैरानी से पूछता है और साथ ही उसके गार्ड भी खड़े हुए थे, वो भी कह रहे होते हैं कि वाकई में इस बंदे ने तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा प्राइस बता दिया है, और वाकई में इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन ओनर मुझे नहीं लगता कि एक बार से खुद कर पाएंगे। जबकि यहाँ पर वो बंदा हैरानी से पूछता है कि क्या सच में? लुओ फेंग कह रहा होता है कि क्या ये इनकन्वीनियंट रहेगा? तो यहाँ पर ड्रैगन ब्लड किंग कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन दो यहाँ पर हम जिस जगह पर रहते हैं उसका नाम भले से ही गार्बेज स्टार रीजन है, लेकिन यहाँ पर उसका नाम तुम यहाँ जज नहीं करो, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि ये यहाँ पर 5 मेजर रीजन फोर्स के साथ में कनेक्टेड है। और उसे फिर आगे बताने लग जाता है कि यहाँ पर स्टार डोमेन के अंदर 5 मेजर फोर्सेस जो हैं वो इसको मैनेज कर रही है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदे का नहीं बल्कि काफ़ी सारे ऑफिशियल्स का हमें सिग्नेचर वगैरह चाहिए होता है अपनी किसी भी पेमेंट को आगे जाके उसे अप्रूव करवाने के लिए। तो फिर मुझे लगता है कि तुम जब इतनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट ले रहे हो तो फिर तुम्हें इसे अप्रूव करवाने के लिए हाई अथॉरिटी की ज़रूरत होगी। लुओ फेंग ये सुनकर कह रहा होता है कि तो क्या इससे आप थोड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं? लुओ फेंग ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा होता है कि आप क्यों ना किसी बड़े ऑफिसर के बिहाफ पर खुद ही ये काम कर दीजिए। ये सुनने के बाद ड्रैगन ब्लड किंग हंसने लग जाता है और कह रहा होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं यहाँ पर ज़रूर से ही ऐसा कर दूंगा। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग अपनी प्रैक्टिस के लिए आ चुका होता है। दूसरी साइड हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग अपने ब्रदर्स से मिलने के लिए आया हुआ था कुछ वक्त के लिए, और लुओ फेंग यहाँ पर अपने ब्रदर होंग से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। वैसे तो यहाँ पर होंग की मुलाकात काफ़ी वक्त बाद इन लोगों से हो रही होती है, तभी यहाँ पर मास्टर ली शेन कहने लग जाते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया आपको। तो यहाँ पर लुओ फेंग भी कह रहा होता है कि वैसे सब कुछ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या रहा है? तभी वो कह रहा होता है कि हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। मैं अगर तुम्हें सही बताऊँ तो यहाँ पर मैंने अपने 100 ईयर को कंप्लीट किया है क्योस सिटी के अंदर, और वहाँ पर एंटर करना वाकई में काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीज की बात है और कल्टीवेशन करना भी। लेकिन सही बताऊँ तो ये मेरा फॉर्च्यून ही है, जो कि यहाँ पर मेरे टैलेंट की वजह से और साथ ही किंग किंग की वजह से मुझे वहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। वो ये कहने लग जाते हैं कि वैसे वहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी ये मिली है कि मुझे यहाँ पर अब एक बार फिर से एक अल्टीमेट जगह पर जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी गोल को रीच करना चाहता हूँ, जो कि है एक सीक्रेट रियल्म के पास में जाना और उसकी प्रेस्टीज को हासिल करना। और वो कह रहा होता है कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तभी यहाँ पर अब ये सब कुछ सुनकर वॉरियर लीशन कह रहे होते हैं कि क्या क्योस सिटी के अंदर एंटर करना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है? तभी वो कह रहे थे कि नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है वैसे। तभी लीशन कह रहे होते हैं कि खैर जो भी हो, तुम तो चूजन वन बन ही गए, वाकई में तुम मुझे सरप्राइज़ कर देती हो और हमेशा मुझे शौक में भी डालते हो। जिसके बाद लुओ फेंग और साथ ही वो दोनों ही बातें करने लगे होते हैं, और फिर होंग कह रहे होते हैं कि बस एक बार मेरा गोल पूरा हो जाए अपने एक सीक्रेट रियल में जाने का, फिर तो मैं और भी ज़्यादा पावर को हासिल करूँगा। जबकि यहाँ पर लीशन कह रहे होते हैं कि ब्रदर हम दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा इस चीज़ के लिए। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फाइनली जाकर अब वो जो बंदा ड्रैगन ब्लड किंग था
वो यहाँ अपने रोबोट पेट के साथ में होता है और कह रहा होता है कि अगर हम यहाँ पर 1 मिलियन की ट्रांजेक्शन करेंगे तो फिर इसका यूनिट प्राइस काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। और यहाँ पर सोचने लग जाता है, ऑलरेडी यहाँ पर प्राइस उसने काफ़ी ज़्यादा लुओ फेंग को बताया था और कह रहा होता है कि अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो फिर मुझे इसके लिए एटलीस्ट 10 मिलियन ह्यूआन यूनिट के साथ तुम्हारे साथ में ट्रेड करना होगा। जबकि लुओ फेंग इस प्राइस को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि असल में ये बंदा ब्लैक ड्रैगन किंग जो है ये असल में काफ़ी ज़्यादा प्राइस मांग रहा है लुओ फेंग से। ये तो ऐसा हो गया जैसे कि डबल प्राइस मांगना। जबकि यहाँ पर वो बता रहा होता है कि असल में बात ऐसी है कि सारी चीज़ें मेरे खुद के हाथ में तो है नहीं, और इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन है तो इसमें मैं सिंगल अथॉरिटी के रूप में तो इसे अप्रूव भी नहीं कर सकता। हालांकि तुम यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हो और मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर इसे अप्रूव करवाने में काफ़ी ज़्यादा ध्यान लगाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एटलीस्ट यहाँ पर 10 मिलियन तो देने ही होंगे। लेकिन लुओ फेंग यहाँ पर क्योंकि इस ट्रांजैक्शन को भी करना चाहता था और इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं देना चाह रहा होता, तभी लुओ फेंग उससे बात करने के बारे में ट्राई करता है। तभी वो बंदा कहने लगा होता है कि अगर तुम्हें 200 यूनिट्स चाहिए तो उसके लिए तो तुम्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे करना होगा, और बता रहा होता है कि इन सभी की अलग अलग खासियत है, तुम अपने हिसाब से इन्हें चूज़ कर लो। और कह रहा होता है कि देखो, अगर तुम चाहो तो इनमें से 100 बेस्ट यूनिट्स को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, और जो बचे हुए मेटल होंगे तुम मुझे उसको वापस कर देना। जबकि लुओ फैंग कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस परचेज़ के अंदर मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है, लेकिन मैं इसमें 1 मिलियन यूनिट ही दे पाऊँगा। जबकि यहाँ पर इस 1 मिलियन यूनिट की बात निकल चुकी होती है, तो फिर यहाँ पर ये बंदा बता रहा होता है कि देखो, अगर तुमने ट्रांजेक्शन कर ली तो इसके बाद तुम्हें यहाँ पर हम एक ख़ास जगह पर भेजेंगे जो कि हमारे गार्बेज माउंटेन है। असल में हमारे गार्बेज माउंटेन जो होते हैं इसके अंदर तुम ट्रीजर के लिए सर्च कर सकते हो, और तुम्हें यहाँ पर 1 साल का समय भी दिया जाएगा। लुओ फैंग तो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कह रहा होता है कि हाँ, और इसके अंदर तुम्हें कुछ भी मिल सकता है, और ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट जगह है, तो अगर डील तुम चाहो तो कर सकते हो। जबकि यहाँ पर लुओ फेंग ने जिस प्राइस के बारे में इससे पहले बात की थी वो उसके लिए एग्री कर गया होता है, तो फिर लुओ फेंग भी तुरंत यहाँ पर 1 मिलियन जो मेंबर यूनिट होते हैं उनको क्रेडिट कर देता है इस बंदे के अकाउंट में। जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और लुओ फेंग से कह रहा होता है कि चलो तो फिर अब हम चलते हैं आगे की तरफ को। और हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ वक्त बाद ही यहाँ पर एक बंदा था जो कि भागता हुआ आता है और कह रहा होता है कि लुओ फेंग ने अभी रिसेंटली वूलोंग स्टार माउंटेन के अंदर 1 मिलियन मेंबरशिप के यूनिट किया है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ह्यूज ट्रांजैक्शन किसी ना किसी चीज़ के लिए ही हो रही है। ये 10 से 30 दिन ले जाएगी पूरी कंप्लीट परचेज होने में। तो इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? जबकि हमें दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है वो स्टार गार्बेज माउंटेन जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा ह्यूज था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो जर्ग लेडी की आइव होती है वहाँ से हमें आवाज़ सुनने के लिए मिलती है कि जैसे ही वो उस जगह पर जाए तो वहीं जाकर उसे ख़त्म कर दो, क्योंकि यही हमारा मौका है। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ लुओ फेंग दिखाया जाता है जो कि आ चुका होता है इस जगह पर, और वो देख रहा होता है कि यहाँ पर तो वाकई में काउंटलेस चीज़ें हैं जो कि एक ट्रीजर के रूप में देखी जा सकती हैं। और यहाँ पर अभी ये ड्रैगन जो होता है वो बताने लगा होता है कि हालांकि क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की है, तो फिर मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सप्लाईज भी काफ़ी लार्ज लेवल पर आती हैं। और इस जगह की खासियत ये है कि अगर तुम यहाँ पर इस जगह की परचेज़ को करते हो तो हम यहाँ पर किसी भी इमोर्टल स्पिरिट को भी एंटर नहीं करने दे सकते, क्योंकि स्ट्रिक्टली उनको भी मना है कि परचेज के टाइम पर कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। वो फैंगो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हाई फाई है कि हम यहाँ पर कोई भी रियल मास्टर जो कि इनसफिशिएंट अथॉरिटी के साथ आता है हम उसको भी एंटर करने नहीं देते। लुओ फैंगो तो अपने सामने बस ये गुड चीज़ें ही दिख रही होती हैं जिन्हें वो हासिल करना चाहता था, और कह रहा होता है कि ठीक है, तुमने सही कहा। फिर यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि वैसे तुमने अपने पास में जिसको छुपाया हुआ है लाओ, तो फिर तुम मुझे उसे तो कुछ वक्त के लिए सौंप दो। जिसके बाद लुओ फेंग कहता है कि ठीक है। साथ ही यहाँ पर वो दाइलान को भी अपने साथ लेकर जाने की बात कर रहा था, लेकिन दाइलान लुओ फेंग को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। लुओ फेंग कह रहा होता है कि एक काम करो, तुम चले जाओ, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। तो दाइलान कह रहा होता है कि हाँ प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा। जबकि यहाँ पर ड्रैगन ब्लड किंग बता रहा होता है कि इस जगह पर एक काफ़ी ज़्यादा खास यूनिवर्स मास्टर स्टेशन भी है जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो फिर तुम अपने हिसाब से जो भी ट्रीजर चूज़ करना चाहो तुम आराम से चूज़ कर लेना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। हमें दो असिस्टेंट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पर खड़े हुए थे, और फिर वो पूछने लग जाते हैं कि बताइए आखिर आप कौन से बॉक्स को सिलेक्ट करना चाहेंगे। लुओ फेंग तो इतनी देर से इन सारी चीज़ों में लगा हुआ था और उसने सिलेक्ट भी कर लिया होता है। वो तुरंत ही अपने सिस्टम के थ्रू इसको स्कैन करते हैं और कह रहे होते हैं कि ये जो रेड बॉक्सेस आपने सिलेक्ट किए हैं गुड्स के, तो इसको 13 दिन तो लग ही जाएंगे डिलीवर करने के लिए। और हाइनेस अब आप हमारे साथ चलें। जिसके बाद लुओ फेंग उनके साथ ही निकल पड़ता है। एंड
जिसके बाद हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिन्हें हमने लास्ट एपिसोड के अंदर भी देखा था, और एक स्पेसशिप के अंदर हमें दिखाया जाता है कि कुछ असैसिन्स बैठे हुए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लोजली लुओ फेंग के ऊपर नज़र बनाए हुए थे। तभी उनमें से एक बंदा काफ़ी ज़्यादा ध्यान से लुओ फेंग की तरफ देख रहा होता है, और बाकी सारे असैसिन्स भी यहाँ पर मॉनिटर कर रहे होते हैं। इवन वो यहाँ पर लुओ फेंग के इस प्लान को ख़त्म करना चाहते थे, और तभी उनमें से एक चिल्लाकर कहता है कि ब्रदर ब्रदर जल्दी यहाँ पर आओ, कुछ तो यहाँ पर हो गया है, और कह रहा होता है कि जल्दी से यहाँ पर आ ही जाओ। जिसके बाद उसकी बात सुनकर यहाँ पर सारी बातों के ऊपर अटेंशन देने लगे थे, तब कि उनमें से एक बंदा उठकर आता है और दूसरी तरफ को चला गया था। दूसरी तरफ हमें लुओ फेंग को देखने के लिए मिलता है, जिसे यहाँ पर प्रिविलेज मिली हुई थी कि वो कुछ खास एरिया के अंदर यहाँ पर सर्च कर सकता है अपने 200 यूनिट्स ऑफ क्रॉप्स को, जिसके चलते यहाँ पर लुओ फेंग देख रहा होता है काफ़ी सारे जग के टाइप को। तभी उनमें से उसे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा टाइप दिखता है जग का, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जग्स मौजूद थे। लुओ फेंग जैसे चट्टान जैसे कोप्स के इस पहाड़ को देखता है, तो फिर लुओ फेंग इसे कुछ वक्त के लिए देखता ही रह जाता है। फिर इसे एनालाइज करने लगा था और कह रहा होता है कि इसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीसीज़ के बेटल्स भी हैं, और मुझे लग रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। और कह रहा होता है कि इसे तो मैं अपने पास ज़रूर से ही रखूँगा, क्योंकि ये वाला यूनिट जो है अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँगा तो 20,000 हाई लेवल के जग को डेफिनेटली मैं यहाँ पर अपने पास में रख सकता हूँ, जिससे कि लुओ फेंग की आर्मी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जिसके बाद उनमें से एक कहता है कि सर वो देखिए वो एक और गार्बेज माउंटेन है, तो क्या आप वहाँ पर चलना चाहेंगे? तभी लुओ फेंग इसके बारे में सोचने लग जाता है और कह रहा होता है कि वैसे वो लोग स्टार माउंटेन के अंदर तो काफ़ी सारे ट्रीजर हैं, लेकिन लुओ फेंग इसके लिए मना करता है और कह रहा होता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हमें वही असैसिन की शिप देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर उनमें से एक बंदा जिसका नाम मिस्टर के होता है वो कहीं उठकर जा रहा था, तो फिर उसका साथी पूछने लग जाता है कि मिस्टर के तुम कहाँ पर जा रहे हो? तभी वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ, तो फिर मैं यहाँ बाहर जा रहा हूँ और अपना लक ट्राई करने के लिए मैं यहाँ से चला। जबकि उसका साथी कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है फिर चले जाओ, और याद रखना कि जो भी करो थोड़ा ध्यान से करना। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि हाँ हाँ ठीक है, और हमें पता चलता है कि वो बंदा वहाँ से निकल जाता है। जबकि दूसरी तरफ लुओ फेंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर इन कोप्स को भी अपने पास में रख लेता है, और अब ये लोग अपने नेक्स्ट बेच की तरफ चले गए थे उसको ढूंढने के लिए। अब ये लोग यहाँ पर दूसरी तरफ जैसे ही मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जोश खरोश में थे, और समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लोग ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है वो बंदा मिस्टर के वो यहाँ पर फ्लाई करता हुआ जा रहा था और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर 9 ड्रम्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, मैं यहाँ पर उससे पहले ही तुम्हें तबाह कर दूंगा, जिससे कि तुम यहाँ पर इन सारी चीज़ों की आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे ही नहीं। और ये कहने के बाद वो और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है। वैसे तो यहाँ पर आसपास सारे पर नज़र रखने के लिए पूरा इंतज़ाम था, लेकिन देखने वाली बात तो ये थी कि वो बंदा इन सभी चीज़ों से बचते बचाते चला जाता है। लुओ फेंग यहाँ पर हाफ ऑफ द प्रोडक्ट को रिव्यू कर चुका था, और अब वो यहाँ पर बचे हुए कॉप्स को भी देख रहा होता है। फिर लुओ फेंग कहने लगा होता है कि जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर अपनी वेरियस यूनिट को जग की खरीदा है, उस हिसाब से मेरे पास में अगर बात करूँ तो फिर टॉप क्वालिटी के जो जग हैं जो कि हाई टीयर के हैं वो 50% के बैच में है, जबकि मिड टीयर के जग 40% है, और बात करूँ लोअर टीयर के जग की तो फिर वो बस 10% ही है, जिससे कि लुओ फेंग एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी आर्मी को बिल्ड कर सकता है। तभी हम मिस्टर के को देखते हैं, जो कि यहाँ पर देख रहा होता है कि आखिर किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। जब वो अपने ख़ास वाले एरिया के अंदर आता है जहाँ पर सिग्नल मॉनिटर हो रहे थे, तब वो यहाँ पर लुओ फेंग को देखने लग जाता है, और असल में वो पूरी प्लानिंग के साथ आया हुआ था। वो कह रहा होता है कि लुओ फेंग तुम्हें ख़त्म करने के लिए मेरे पास सिर्फ 90 सेकंड्स ही हैं, और मैं इन्हीं वक्त के अंदर तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और फिर कह रहा होता है कि तुम भी फिर इन सारी कॉप्स की तरह एक कॉप पर तब्दील हो जाओगी, तुम भी इनसे कुछ अलग नहीं रहोगे। जबकि दूसरी तरफ लुओ फेंग अपनी परचेज के बारे में सोचकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वो बंदा यहाँ पर टाइमर सेट करता है, और तुरंत ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में फ्लाई करते हुए लुओ फेंग की तरफ बढ़ रहा था। जबकि लुओ फेंग कह रहा होता है कि ऑलरेडी ये डील यहाँ पर थोड़ी महंगी है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग से और अगर अच्छे जग्स को बाय करता तब ये मुझे और भी ज़्यादा महंगी पड़ जाती। ऑल दो यहाँ पर इस तरीके से बाय करने से मेरा फ़ायदा ही हुआ है, और मैंने काफ़ी पैसे भी कम खर्च किए हैं।
जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग उस वाले यूनिट को भी अपने पास में रख लेता है, जबकि उसके साथ वाले लड़के कहने लग जाते हैं कि सर, क्या आप कहीं और भी सर्च करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो ड्रैगन किंग है उन्होंने कहा है कि आपको ये मौका दिया जाए। जबकि लुओ फेंग से वो ये भी कहते हैं कि ऑलरेडी उन्होंने आपके लिए हाई क्वालिटी का बैच पहले ही तैयार कर लिया था। लुओ फेंग कहने लग जाता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। तो फिर कह रहा होता है कि वाकई में ड्रैगन किंग मेरे साथ में बहुत ही ज़्यादा पोलाइट एंड काइंड रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ मिस्टर के को देखते हैं जो कि टाइमर देख रहा होता है, और यहाँ पर ये लोग भी देख रहे थे कि सडनली सिस्टम के अंदर क्या हो गया है। वो थोड़ा आसपास जा रहे होते हैं, तभी उनकी मुलाकात मिस्टर के से हो जाती है और मिस्टर के से प्रिटेंड करता है कि वो बस यहाँ पर वंडर कर रहा था और इन लोगों से एक्सीडेंटली ही मुलाकात हो गई। वो उनसे काफ़ी पोलाइट होकर बात कर रहा था। जैसे ही उसका लगाया हुआ टाइम ख़त्म होता है तो हमें पता चलता है कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा ब्लास्ट उस जगह के अंदर हो जाता है, और उसके बाद जो वक्त उसको मिला हुआ था लुओ फेंग के ऊपर हमला करने का वो शुरू हो जाता है। बबाता तो इसके ऊपर नज़र बनाए हुए थी, फिर कहने लग जाती है कि क्या हुआ है, मॉनिटरिंग सिग्नल सडनली यहाँ पर कैसे डिसअपियर हो गया। जबकि दूसरी तरफ ये जितने भी असैसिन्स थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, और यहाँ पर ये बंदा एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा ब्लेड अपने पास में रखा हुआ था, जिसे वो अब निकालता है लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि ये एक एलाइट असैसिन होता है तो डेफिनेटली इसके पास में जो नाइफ है वो भी एक हायर लेवल की है। लुओ फेंग कहता है कि सडनली मॉनिटर ने काम करना क्यों बंद कर दिया है। लुओ फेंग की नज़रें भी काफ़ी ज़्यादा शार्प थी। वो समझ जाता है कि पूरा का पूरा प्री प्लान है और लुओ फेंग के ऊपर हमला किया जा रहा है। जिसके बाद यहाँ पर वो बंदा कहता है कि मेरे पास सिर्फ 90 सेकंड्स ही हैं तुम्हें ख़त्म करने के लिए, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो उन दोनों बंदों को भी ख़त्म कर चुका होता है। उनके टुकड़े टुकड़े वहाँ पर मौजूद थे। लुओ फेंग तुरंत ही पीछे को हट जाता है, जबकि वो कह रहा होता है कि अब इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाकर लुओ फेंग को हिट करता है, और लुओ फेंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही यहाँ पर अपनी डीमन क्लाउड वेन का इस्तेमाल करता है और अपने ऊपर एक साथी शील्ड भी लगा लेता है। जबकि वही सब कुछ देखकर कह रहा होता है कि इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है माय फ्रेंड। जबकि यहाँ पर अपने नाइफ का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारे मल्टीपल स्लैश अटैक करता है, और देखने में तो वो काफ़ी ज़्यादा ढेर सारे लग रहे थे, काउंटलेस ही थे। और लुओ फेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो खुद को प्रोटेक्ट करता है इन सारे के सारे अटैक्स से। जबकि यहाँ पर लुओ फेंग ऑलमोस्ट मरते मरते बचता है। एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन लुओ फेंग के सामने आ गई थी। फिर लुओ फेंग अपनी डीमन विंग्स का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही यहाँ पर हमला कर देता है, जिससे कि वो बंदा इसमें अटक कर रह जाता है। लेकिन कुछ ही देर के ट्रैप के बाद वो एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट एक बार फिर से कर देता है, और फिर उसके बाद वो खुद को आज़ाद करवाने में कामयाब हो गया था। वो लुओ फेंग की तरफ काफ़ी अग्रेसिव था, जबकि लुओ फेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी लेज़र का इस्तेमाल करता है, और लेज़र गन को लेकर लुओ फेंग वहाँ पर उसके सामने खड़ा हुआ था। लेज़र गन की पावर तो सभी को पता है, ये जैसे ही लुओ फेंग उसको शूट करता है तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर रुकता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसको अभी भी कुछ भी नहीं हो पाता। वो एकदम ही नॉर्मल था। जबकि लुओ फेंग एक बार फिर से अपनी क्लाउड वाइन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उसको पूरे तरीके से जकड़ लेता है। उसको काफ़ी इंजरीज वगैरह भी हो रही थी, और उसकी बॉडी को जो हार्म हो रहा था वो साफ नज़र आ रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे पूरे तरीके से ट्रैप करने के बावजूद भी लुओ फेंग कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर वो बंदा अपने आप को फिर से आज़ाद करवा लेता है। और इस बार जब वो अपनी असल फॉर्म के अंदर आता है तो देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा था। लुओ फेंग भी अपने सामने इसको देखकर हैरान हो जाता है, और लुओ फेंग कह रहा होता है कि ये जानबूझकर किया गया है। जबकि चारों ही तरफ आग लग रही होती है, और बेचारी बबाता बस यही सोच रही होती है कि किसी तरीके से ये मॉनिटर सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर ड्रैगन किंग बैठे हुए थे, और सडनली उनके सामने इतनी सारी तस्वीरें आने लग जाती हैं, और उन्हें पता चलता है कि लुओ फेंग तो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के अंदर फंस चुका है। और वो इसे देखकर काफ़ी हैरान थे और कह रहे होते हैं कि लुओ फेंग को बचाने के लिए कुछ करना ही होगा। लेकिन तभी यहाँ पर वो बंदा कहने लग जाता है कि यहाँ पर वुलोंग स्टार माउंटेन के अंदर शायद से कोई असैसिन्स आ गए हैं जिन्होंने ये हमला कर दिया है। जबकि वो कह रहा होता है कि मुझे बताओ कि आखिर किस एरिया के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है। तो फिर वो बंदा एनालाइज करके बताता है कि वो पूरे तरीके से अभी तो फ़िलहाल सर्च नहीं कर पा रहा है, लेकिन हाँ वो थोड़े वक्त बाद वो लोकेशन ढूंढ निकाल लेता है जहाँ पर लुओ फेंग के ऊपर हमला हो रहा है। फिर उसके बाद वो कहता है कि ठीक है ऐसी बात है तो फिर जाओ जल्दी से लुओ फेंग को रेस्क्यू करने के लिए कुछ लोगों को भेज दो।
लेकिन ये अटैक तो खुद पूरे 90 सेकंड के अंदर होने वाला था, तो फिर इससे क्या ही फ़र्क पड़ता था कि वो लोग रेस्क्यू करने के लिए लुओ फेंग को किसी को भेजें या फिर नहीं, क्योंकि अब तो इसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है। साथ ही वो साथ में खड़ा हुआ बंदा बताने लग जाता है कि वर्चुअल यूनिवर्स को इन्फॉर्म करना होगा, फिर वही कोई ना कोई एक्शन लेंगे। सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि आखिर कैसे ये इसको मना कर रहा है, जबकि वो कहने लग जाता है कि इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। जब तक यहाँ पर बड़ी वाली अथॉरिटीज़ हमें इशू करने के लिए कुछ नहीं कहती कोई भी काम, हम ऐसा नहीं करने वाले। जबकि वो कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि जाओ जाकर एक्शन लो, लेकिन दूसरी तरफ इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि वो तो खुद एक्शन ही पूरे के पूरे 90 सेकंड के अंदर होने वाला था। तो फिर ये लोग इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर वहाँ पर चाह के भी नहीं पहुँच सकते थे। जिसके बाद दूसरी तरफ लुओ फेंग को देखते हैं, जो कि खुद इस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के अंदर फंस चुका था। तभी यहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है कि तुम्हारा फ्यूचर तो पर्सनली मैं ही ख़त्म करूँगा, और ये कहने के बाद वो तुरंत ही लुओ फेंग के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा हमला करता है, जिससे कि चारों ही तरफ हमें फायर फैलती हुई दिखने लग जाती है। और गाइस, यहाँ पर ही एपिसोड एंड हो जाता है। देखने वाली बात तो ये है कि लुओ फेंग को रेस्क्यू करने के लिए कोई आएगा भी या फिर नहीं, क्योंकि ये बंदा तो देखने में बहुत ही ज़्यादा डेडली भी नज़र आ रहा है। खैर, इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।